सबसे पहला निशाना यही है कि किस तरीके से सरकार को बदला जाए और ताकि जो पहले के फैसले थे, जो तानाशाही रवैया है, उसको खत्म करके दोबारा से एक जनता की सरकार बनाई जाए। पहले मैं मानता हूँ हिमाचल में भी लोग यही कहते थे कि आपसी मतभेद है, इतने सारे चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं। हमारे पूरे प्रदेश की हर एक लड़की चाहे किसी भी परिवार से आती हो, मैं मानता हूँ जो बड़े घरानों के लोग होंगे, जो साधन संपन्न होंगे, वो वैसे भी इन स्कीमों का लाभ नहीं लेंगे। तो आप उनकी रोजगार हमारे यहाँ प्राप्त है, हमारे यहाँ बेरोजगार नहीं है, वो अपने आप में एक उस चीज को खत्म कर देता है कि भी आप कुछ करोगे उसके लिए। जब आप मानते ही नहीं हो कि रोजगार की समस्या है तो फिर आप कुछ करोगे नहीं। पर जो झेल रहा है उसको तो हर रोज महसूस हो रहा है। तो आपको ये कम से कम मैं मानता हूँ इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए और इतने आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सभी को नमस्कार। राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, डावी सुप्रीम न्यूज और हरियाणा न्यूज से। आज हमारे साथ डबवाली से विधायक अमित सियाग जी हैं। अमित सियाग जी से डबवाली क्षेत्र के साथ में देश की राजनीति को लेकर के कुछ अहम सवाल करेंगे। तो विधायक जी, स्वागत है आपका हमारे सुप्रीम न्यूज में। धन्यवाद कुलदीप जी। तो अमित जी, 4 साल बीत चुके हैं, तो ऐसे में चुनाव नजदीक हैं, तो क्या कुछ तैयारियां आपकी हैं? क्या कुछ आप डबवाली को दे पाए? बताएं थोड़ा। कुलदीप जी, देखिए मेरी राजनीति जो है ये कभी भी चुनाव के मद्देनजर नहीं रही। मैं मानता हूँ जरूर चुनाव एक अहम पड़ाव है जिससे राजनीतिक ताकत मिलती है जी। और उसकी तैयारी हर एक पार्टी, हर एक उम्मीदवार जरूर करता है। मगर मैंने पहले दिन से ही, जैसे विधायक बना था तब से ही मेरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ उस दिन का, उस महीने का, उस साल का सदुपयोग कर कर अपने क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर किया जाए। तो जहां तक मैं मानता हूँ कुछ कामयाबी भी हासिल हुई। जैसे सबसे बड़ी कामयाबी है कि डबवाली को पुलिस जिला बनाया गया। जो नशे की एक मैंने मुहिम छेड़ी थी, जवानी बचाओ किसानी बचाओ के नारे पे हम चुनाव लड़े थे और मैं इसको लेकर 3 साल लगातार, चाहे मुख्यमंत्री जी से लेकर विधानसभा तक मांग उठाता आया, तथ्यों के साथ मांग रखी, गुहार लगाई, आखिरकार उसको माना गया। तो मैं मानता हूँ एक अच्छी उपलब्धि है जिसके कारण आने वाले भविष्य में उसे हमें प्रशासनिक रूप से इस लड़ाई को लड़ने में और बेहतर मजबूती मिलेगी। तो मैं मानता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी तो इसी को मानता हूँ। इसके अलावा जहां जहां पे जरूरत पड़ी, जैसे चाहे डबवाली को ब्लड बैंक की आवश्यकता थी, 30 साल पुरानी मांग थी, उसको पूरा करवाने का काम किया। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करवाया। वहीं पर हमारे गोल चौक, बहुत छोटा सा लगता है बात, बट ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या थी। इतने बड़े बड़े, मैं मानता हूँ यहाँ से राजनीतिक लोग यहाँ से निकले मगर किसी ने इस चीज पर सुध नहीं ली। उसको 7 महीने के परिश्रम के बाद छोटा करवाकर स्लिप रोड की सुविधा दिलाने का काम करवाया। चाहे एलईडी लाइट्स को लगवाने की बात हो शहर, वहीं गांव ग्रामीण अंचल में चले जाएं तो बहुत सारे जो मेरा तो एक विपक्ष का हल्का है, पर जो खाले पक्के करवाने की हमारी या पुराने खाले जो है हम रिपेयर कराने के लिए जो मांगे रहती हैं किसानों की, उसके लिए मैंने प्राथमिकता से पहल की और तकरीबन 70-75 खाले ऐसे थे जो मैंने विपक्ष में होने के बावजूद भी उनको प्राथमिकता से मंजूर करवा के बनवाने का काम किया। राज केनाल के ऊपर हमारे 2-3 पुल थे जर्जर हालत के अंदर, जो 10 साल से जहाँ पे आवागमन बंद किया हुआ था। मैंने राजस्थान सरकार के उसमें उसमें मदद लेकर 2 पुलों को कोरोना काल के दौरान बनवाने का काम किया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी शिद्दत हो, पहले लोग कहा करते थे विपक्ष में काम नहीं हुआ करते, अगर शिद्दत हो, लगन हो, तो मैं मानता हूँ आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। और यही मैं मानता हूँ मैंने परिश्रम किया है। अब आने वाले समय में अगले 1 साल जो बचा हुआ है, तकरीबन 1 साल से कम समय है, 7-8 महीने, तो उसके अंदर और ज्यादा मेहनत करके और बेहतर काम करेंगे। सियाग साहब, अगर बात करें सिरसा की, तो सिरसा आमतौर पर इनेलो का गढ़ माना जाता है और आप और जो 2 ही सीट निकाल पाए वहां से केरवाल साहब, कहीं ना कहीं जो सिरसा जिला की मजबूती के लिए आपके कंधों पर रहेगा बोझ कहीं ना कहीं। तो कितना क्या कुछ आप उसमें कर पाएंगे सिरसा जिला को लेकर? देखिए, मैं मानता हूँ, मैं ये सवाल इसलिए किया है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस और इनेलो का गढ़ तोड़ने के लिए आपके परिवार के आदित्य देवलाल को आगे बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आपको भी ये सोचेगी कि आदित्य के मुकाबले में अमित खड़ा हो। नहीं, देखिए, मैं जब युवा कांग्रेस में हुआ करता था और ये जो मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ
उस समय कई स्टेटों में कांग्रेस पार्टी हारी, कमजोरी भी आई पार्टी के अंदर। तो लोग कहा करते थे किस तरीके से, तो मेरी एक ही सोच हुआ करती थी कि जब मैं लीडरशिप से भी मेरी मुलाकात होती थी कि भी आप हर एक अगर विधायक या हर एक नेता अपने क्षेत्र को ही पूरा 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 जिला या पूरा स्टेट मानकर चले और उस क्षेत्र पे अपना फोकस करे, तो ऐसे वहां से एक संदेश मैं मानता हूं आसपास के क्षेत्र में जाता है कि यहाँ पर एक कांग्रेस का विधायक है जो जी जान लगाकर काम कर रहा है, उससे पार्टी दोबारा मजबूत खड़ा होने लगे। तो आप उदाहरण से, तो मैं मानता हूँ चाहे वो जिले की बात आप करते हो, मेरी प्राथमिकता है कि दिवाली का जो मेरी जिम्मेवारी आज पार्टी ने मुझे दी हुई है और जनता ने मुझे जो दी हुई है, उस जिम्मेवारी को पूरी लगन से निभाऊं। तो उसका मैं मानता हूँ संदेश पांचों के पांचों हलकों में भी जाता है, पूरे जिला और लोकसभा में भी जाता है, और वही मेरी कोशिश रहेगी, अभी भी रही है। और इसी जिम्मेवारी उसी के साथ साथ मेरे पिताजी हैं डॉक्टर साहब, उनका पहले कार्य क्षेत्र भी रहा है, हल्का भी दड़बा हल्का रहा था, जो इलाहाबाद में भी पड़ता है, जिसका कुछ सिरसा से क्षेत्र में पड़ता है, रानिया में भी उन्होंने काम किया, डवाली में भी काम किया। तो उनका जैसे पूरी तरीके से एक हर जगह पे कार्यकर्ता रही है। डॉक्टर साहब ने भी बहुत से विकास कार्य करवाए हैं, क्योंकि जब वहां पर हम घूमे तो पता चला कि डॉक्टर साहब बेशक से विधायक नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई, जो चाहे मंत्री हैं चाहे मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो भूमिका निभाई उनसे अच्छी निभाई। तो ऐसा क्या किया था डॉक्टर साहब? नहीं देखिए, वो भी मैं वही कहता हूँ, मैंने अपनी राजनीतिक सोच मेरी उन्हीं पे आधारित है, और मैं चाहे दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का भी, और मैं वैसे दुर्भाग्य मानूंगा कि उनको, उन जैसे शख्स को एक बार नहीं बारी बारी विधानसभा जाने का मौका नहीं मिला। नहीं तो मैं मानता हूँ उस क्षेत्र की कायाकल्प करने की मामले में आप भाग्यशाली रहे। मैं भाग्यशाली मानता हूँ, और मैं मानता हूँ उनका आशीर्वाद है, जनता ने उनके किए हुए काम, उनका जो नाम कमाया था उसके ऊपर मुझे वोट डालने का काम किया। मगर उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा था, जैसे दो प्रश्न आपने किए, तो पहले प्रश्न का आंसर देते हुए कि इस तरह की एक सोच है और कार्यकर्ता हर जगह है, तो हम मजबूती से पार्टी के लिए इस बार करेंगे। और वहीं पर जहां डॉक्टर साहब की बात की, तो आप जनता भी गिनाएगी कि चाहे वो 42 सड़कें हों, 15 बिजली घर हों, स्कूल कॉलेज की बात हो, अनेकों खाले, 400 से ज्यादा खाले शायद उन्होंने पक्के करवाए, ऐसा कोई ऐसा एक आयाम नहीं था। एक वहां पे रेलवे ओवरब्रिज 50 सालों से लोग वहां करते आए हैं, उसके ऊपर भी बड़ी राजनीति हुई, मगर उसको पूरा करवाने का काम किया। तो बात वही थी, उनकी भी अगर लगन हो तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और मैं कभी इस चीज को नहीं देखता, आपने कहा कि कोई घराने से, परिवार से किसी का गढ़ है, वो राजनीति खत्म होती जा रही है कि आप ये कह दो कि ये एक व्यक्ति का गढ़ है। व्यक्ति आज आज जो जनता है आज उस चीज को देखती है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए सोचते हुए काम कर सकता है, और गढ़ किसी का नहीं है। सही मायने में अब एक राजनीतिक नया आयाम ले है जी। और मैं मानता हूँ मेरा चुना जाना उसका एक शुभ संकेत। शेख साहब, बीजेपी की आप राजनीति देखिए या फिर इलाहाबाद का चुनाव देख लीजिए, सिरसा जिला में जिस प्रकार से जाट और नॉन जाट इनके एक वर्ष बनाम 35 वर्ष की जो राजनीति वहां पर की गई, तो वही पारो कहीं 2024 में ना तैयार हो, तो उसे आप चुनौती मानते हैं या कैसे? चुनौती नहीं मानता, दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। फिर से अगर किसी पार्टी के पास या किसी नेताओं के पास अगर कुछ काम दिखाने का ना हो, तो वो इस तरह की जात पात की राजनीति का सहारा लेने का काम करते हैं। पिछली बार जो आप कह रहे हो, जो चुनाव हुआ, तो ये दर्शाता है अपने आप में कि जो जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उनके पास अपने सत्ता में होने के बावजूद कुछ रिपोर्ट कार्ड में दिखाने को नहीं था। तो उन्होंने इस चुनाव को इसी दिशा में मोड़ने का काम किया, जो पूरे देश में उनका एक मॉडल है। कहीं पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनमें बंटवारा करके विभाजन की राजनीति दिखाती हैं, वो ना चले तो कहीं जात पात की राजनीति पे वो अपने आप को आधारित करते हैं। तो मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि राजनीति का मकसद कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जात से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, उसकी कार्यशैली क्या है उस पर। जनता का काम किसी जात से नहीं होंगे, जनता के काम किसी धर्म से नहीं होंगे, जनता के काम होंगे तो व्यक्ति की सोच से होंगे। अगर उसकी सोच काम करने की है तो मैं मानता हूं जनता खुलकर उस ऐसे साथी को आगे बढ़ाने का काम। साहब, 4 साल का अरसा, जैसे मैंने पहले ही अपना क्वेश्चन किया है, आपने काफी काम भी करवाए हैं विपक्ष में होते हुए, लेकिन ऐसा कोई काम जिसको लेकर के आपकी तमन्ना थी चुनाव से पहले भी और अब भी कि मैं अपने क्षेत्र के लिए काम करूं, एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा बताएंगे? ड्रीम प्रोजेक्ट मैं मानता हूं, मैं
जब ये विपक्ष में है वो शायद ना कर पाए। हाँ, वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष में हूँ। अगर सत्ता पक्ष में होता शायद उस बात को करता। एक रोजगार के साधन पैदा करना, मैंने यहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री उद्योग लगाना जो है, मैं मानता हूँ सबसे हर समस्या की जड़ क्या है। अगर आज एक व्यक्ति जो युवा जो साथी है बेरोजगार बैठा हो, तो उसको वो नशे की तरफ भी प्रेरित होगा। उसके घर के अंदर मतलब एक इस तरह का सिस्टम बनेगा जहां पे उसको सरकारी स्कीमों पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। तो बहुत समस्याओं का कारण ये बन जाता है। अगर हम आज उसको उस कुचक्र को तोड़ना चाहते हैं तो हमें उद्योग लगाना चाहिए। और सरकार ने क्या घोषणा की कि हर एक ब्लॉक पे हम एक ऐसा उद्योग लाएंगे। और मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ, बल्कि मैंने सरकार को हर विधानसभा सत्र में बारी बारी ये याद दिलाने का काम किया कि आपकी स्कीम है। तो हमारा जैसे कीनों का क्षेत्र है, हॉर्टिकल्चर के लिए क्षेत्र मशहूर है, या और 2-3 उद्योग की बात की, तो मैंने कहा आप क्यों ना इनको आधारित करके हमारे ब्लॉक में एक ऐसा उद्योग धंधा लगवाएं। सरकार ने उनको वो हमेशा अनदेखी करने का काम किया। तो वही बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपके पास ताकत है, उस ताकत का सदुपयोग सरकार करे तो बहुत कुछ हो सकता था, वो नहीं हुआ। तो वो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे पास मौका मिले तो बड़ी बड़ी ताकतों के साथ, बड़े बड़े जो चाहे वो एनजीओज हों, कंपनियां हों, उनके साथ सांठगांठ करके कुछ बेहतरीन अपने क्षेत्र के लिए लाया जाए। शेख साहब, अभी मनोहर लाल खट्टर ने निजी स्कूलों की बात है, चाहे स्कूल है, 18 से 1 लाख रुपए से ऊपर के जो भी लड़कियां हैं वो फ्री एजुकेशन लेगी, जबकि 134 से पहले भी था, लेकिन उसको तोड़ दिया गया। अब नई स्कीम लेकर के आए हैं लड़कियों के ऊपर, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं मानता हूँ शिक्षा जो है हर किसी का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो आप केवल किसी के आमदनी को आधार बनाकर ये कह दें कि भाई केवल इस परिवार की बेटियों को, बहनों को शिक्षा में लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूँ जो अंतिम छोर में व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पायदान में जो परिवार खड़ा है, उसको प्राथमिकता आप जरूर दें। मगर आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आह्वान कर सकते, जब आपने सिलेंडर के लिए आह्वान किया था मोदी जी ने कि भाई सब्सिडी छोड़ दीजिए, तो लोगों ने वो कहते थे छोड़िए। तो आप एक स्कीम लाते जहां पे हर एक लड़की के लिए कहते इस प्रदेश में शिक्षा निःशुल्क होगी, और जो जिनके पास मैं मानता हूं परिवार के पास साधन संपन्न है, जो सरकारी लाभ दूसरों को देना चाहते हैं, वो छोड़ भी सकते थे। तो मैं जानता हूँ ये एक कदम है, पर ये पर्याप्त कदम नहीं है। केवल मुझे फिर ये लगता है राजनीतिक जुमले की तरह कि आज अगला चुनाव आने वाला है, 9 साल के बाद आपको याद आया कि बेटियों को हमें निःशुल्क शिक्षा दें। आप इसको एक राजनीतिक जुमला मैं मानता हूं कि वो उस चीज का वो कह देंगे कि हाँ हम बेटियों के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरे क्षेत्र में हुआ था, उन्होंने घोषणा की थी रक्षाबंधन के दौरान गोरीवाला कॉलेज की भी एक लड़कियों का कॉलेज होगा, और 1 हफ्ते बाद उसमें फेरबदल कर दिया गया, उसको कोविड कर दिया गया। तो ये घोषणाएं बहुत हो रही हैं, पर उस घोषणाओं को सही मायने में क्या वो सही व्यक्ति तक और सभी को लाभ मिल रहा है, वो मैं उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मानता हूँ। बिना पर्चे खर्चे के लेकर के मनोहर लाल खट्टर बात कर रहे हैं, और रोजगार में बेरोजगारी में अब नंबर 1 हरियाणा हो गया है, रोजगार मिल नहीं पा रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन चीजों? देखो वो भी बात वही है, जब तक हम उस बात को मानेंगे नहीं। हमने कई बार, मैं सबसे पहला शायद विधायक था जिन्होंने ये आंकड़े एक संस्था के आंकड़े रखे थे और बताया था कि ये संस्था के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा एक बड़ी मुश्किल स्थिति में है रोजगार की। और मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने उसको झुटलाते हुए कम से ये भी झुटला दिया कि ये जो संस्था है ये तो कांग्रेसी संस्था है, ये कहने की बात की। पर बाद में हुड्डा साहब ने उस पर कहा एक दूसरे सत्र के अंदर कि उसी यूपी सरकार ने अपने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी जी ने उसी संस्था का हवाला लेकर ये कहा था कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी का आलम कम है। तो मतलब ये क्या पैमाना है? तो पहली बात तो ये कहना कि बस ये कह देना कि भाई रोजगार हमारे यहाँ प्राप्त है, हमारे यहाँ बेरोजगार नहीं है, वो अपने आप में एक उस चीज को खत्म कर देता है कि भाई आप कुछ करोगे उसके लिए। जब आप मानते ही नहीं हो कि रोजगार की समस्या है तो फिर आप कुछ करोगे नहीं। दूसरा, इसको सब जनता को ये बोलने से बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति इससे जूझ रहा है वो तो आपको मन में कोस रहा होगा कि भाई आप ये कह के हमें संतुष्ट करना चाहते हैं कि आंकड़ों में रोजगार नहीं है, आपके हिसाब से बेरोजगारी नहीं है, पर जो झेल रहा है उसको तो हर रोज महसूस हो रहा है। तो आपको ये कम से कम मैं मानता हूँ इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए और इतने आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। साहब, अंतिम सवाल मेरा, 5 राज्यों में चुनाव है, 3 दिसंबर को उनके परिणाम आने हैं,
तो ऐसे में आप लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं, कैसे देखते हैं उस लहर को? क्या तब्दील कर पाएगी जो केंद्र की सरकार बनाने के लिए? इसमें मैं मानता हूं कुलदीप जी, दो पहलू जी। हैं। जहां तक विधानसभा के चुनाव है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हर एक चुनाव की अपनी अपनी एक भूमिका होती है। अलग मुद्दों पे होते हैं, हर एक क्षेत्र का अलग मुद्दा है। तो मैं पूरा इसको लोकसभा से जोड़ के नहीं देखता, बट इसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से पिछले हिमाचल के चुनाव के बाद से, जब से राहुल गांधी जी एक अपनी पैदल यात्रा पे निकले, जिस तरीके से संगठन की तरफ या पार्टी की तरफ बेहतर मैं मानता हूं तरीके से एक वर्किंग की जा रही है, तो मुझे लगता है कि और जनता जिस तरीके से सरकार की नीतियों से, उनके झूठे वायदों से त्रस्त और बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, उन सबको मिला जुला मैं देखता हूं कि अब जनता एक विकल्प की तरफ देख रही है और वो विकल्प उनको कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे चुनावों में जो अंदेशा है कि अगर हमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, मतलब अधिकतम सभी स्टेट्स में ये सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो अगर ये सरकार बनती है तो मैं मानता हूं उसकी जरूर ताकत जो है वो उस ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए निकलेगी। तो सियाग साहब, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेताओं के आपसी स्वार्थ हैं या फिर उनकी महत्वाकांक्षा है, कहीं ना कहीं वो उस कांग्रेस को रोक रही है। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, मैं कह रहा हूँ एक बड़ा परिवार होगा तो बड़े परिवार में हर किसी की महत्वाकांक्षा लाजमी है। राजनीति है, राजनीति एक जिसके अंदर व्यक्ति आता है तो एक अलग जज्बा जोश रहता है, तो वो महत्वाकांक्षा एक है, मगर हमारी दृष्टिकोण अलग अलग हो सकती हैं, मगर एक दृष्टिकोण मैं मानता हूँ सबका एक ही है। सबसे पहला निशाना यही है कि किस तरीके से सरकार को बदला जाए और ताकि जो पहले के फैसले थे, जो तानाशाही रवैया है, उसको खत्म करके दोबारा से एक जनता की सरकार बनाई जाए। पहले मैं मानता हूँ हिमाचल में भी लोग यही कहते थे कि आपसी मतभेद है, इतने सारे चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं। कर्नाटका पहुंचे तो दो बड़े नेताओं के बीच में लोग कहते हैं बड़ी टक्कर है, एक साथ नहीं बैठ सकते। दोनों के अंदर आज सरकारें चल रही हैं और यही आपको हालात दिखाई देंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान में हो। तो ये एक राजनीतिक पार्टी में ये चीजें चलती रहती हैं। वो भाजपा में भी दिखता है, भाजपा में भी आपको दिखता हो कितनी उठापटक है। कई तो पारिवारिक घरानों में, हमारे यहाँ देख लीजिए लोकदल का क्या हालात क्या हुए, वो तो एक सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी थी। बिल्कुल। तो राजनीति में ये रहेगा, मगर राजनीति में मुद्दा जब सबसे बड़ा ये है कि सही मायने में आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव कौन कर सकता है। उसके लिए मैं मानता हूँ जनता नेताओं के महत्वाकांक्षा को भी दरकिनार करके केवल और केवल कांग्रेस के प्रति देखने का काम कर रही है। धन्यवाद सियाग साहब। तो सियाग साहब ने बड़े ही यानी कि सरल तरीके से बता दिया कि कांग्रेस को लेकर के या फिर नेताओं को लेकर के या खुद की जो विधानसभा है या फिर सिरसा जिला है, वहां पर कैसे क्या कुछ खेल है इनके। तो सियाग साहब, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें दें इजाजत, मिलते हैं तो नए मुद्दे, नए विश्लेषण में एक नए इंटरव्यू के साथ। मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।